आज का दंगल चीन की घुसपैठ पर शुरू हुई देसी सियासत को लेकर है। 8-9 तारीख को चीनी घुसपैठिए आए, पीट कर खदेड़े गए। फ्लैग मीटिंग भी हो गई। दोनों देशों के बयान भी सामने आ गए। अमेरिका तक ने बयान दे डाला, लेकिन देश में लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार चीन पर पूरा सच नहीं बता रही, संसद में चर्चा नहीं करा रही। सरकार का कहना है कि संसद में जानकारी दी जा चुकी है और नियम के मुताबिक चर्चा भी होगी। उधर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना के 2 दिन का अभ्यास चल रहा है और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनसे ये पता लगता है कि डोकलाम के पास चीन ने बहुत तेजी से निर्माण करवाया है। विपक्ष का आरोप है कि जिस डोकलाम में चीनी निर्माण को रोकने के लिए भारत के सैनिक 73 दिनों तक डटे रहे थे, वहां चीन निर्माण कैसे कर रहा है? सरकार कुछ बता क्यों नहीं रही? ऐसे में सवाल है कि क्या चीन पर संसद में चर्चा कराने की विपक्ष की मांग सही है? क्या चीनी सैनिक सचमुच गली के गुंडे जैसे हैं जो बार बार नियम कानून तोड़ते हैं, भारत में घुसते हैं और पिटकर, क्योंकि हमारी भारतीय सेना उनको खूब मारती है और पिटने के बाद भाग जाते हैं? और क्या G20 की अध्यक्षता के मौके पर चीन भारत विवाद को सुलझाने की कोई इंटरनेशनल सुलगाने की माफ कीजिएगा, चूंकि G20 की अध्यक्षता भारत के हाथ में है, इस मौके पर चीन भारत विवाद को सुलगाने की कोई इंटरनेशनल साजिश भी है? ऐसे तमाम सवालों पर एक्सपर्ट्स और जनता के प्रतिनिधियों से बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। अरुणाचल में चीन की सरहद पर जमीन से आसमान तक हिंदुस्तान का शौर्य दहाड़ रहा है। अरुणाचल ही नहीं, सिक्किम से लद्दाख तक LAC पर ऐसी सख्ती है कि चीनी घुसपैठिए भारत की जमीन पर चू तक नहीं कर सकते। और अगर करते हैं तो वही होता है जो तवांग में चीनी सैनिक घुसे और पीट पीट कर खदेड़े गए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगसे में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो टकराव हुआ, उसके 6 दिन बाद 2 दिनों का एयर एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना करने वाली है। और ये 2 दिन आप पूर्वोत्तर के आसमानों में अलग अलग विमानों को देखेंगे। यहां पर फाइटर जेट्स होंगे, चॉपर्स होंगे, मालवाहक विमान होंगे और साथ ही UAVs भी यहां पर उड़ान भरेंगे। खासकर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चाइनीज घुसपैठ की हरकतें आए दिन की बात है, लेकिन इस बार की घुसपैठ को लेकर 2 बड़ी बातें गौर करने की है। पहली ये कि तवांग की घुसपैठ पर शोर ऐसे मौके पर मचवाया गया जब भारत दुनिया के 20 ताकतवर देशों के समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दूसरी ये कि चीन के नाम पर देसी सियासत में सरकार को घेर कर विपक्ष नई चुनौतियां पेश कर रहा है। भारत सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना के बाद जब दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है तो भारत की इकोनॉमी कैसे संभाली जाए। मिडिल क्लास जो है उनको काफी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टी और इट हैज टू बी भारत को जोड़ना। Not only of 2020, they try to come every year. And every year they make 2-3 such attempts to come and they're rebuffed every time. Okay. Of course, from their side also they must be having some pressure from their senior commander. Conveyed to Prime Minister Modi of India. भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वो भी ऐसे हालात में जब दुनिया में एक नहीं कई कारणों से सुपर पावर्स का ध्रुवीकरण हो चुका है। G20 के 20 देशों में कई देश एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस बनाम यूरोप है, कारोबार में चीन बनाम अमेरिका है, ईंधन कारोबार में खाड़ी बनाम रूस है, सामरिक संतुलन में एक तरफ चीन पाकिस्तान, दूसरी तरफ अमेरिकी क्वाड है और इन तमाम मुश्किल हालात में भारत चेयर पर है। तमाम विपरीत हालात में भारत के लिए बड़ी चुनौती विपक्ष की राजनीति से निपटना है, क्योंकि विपक्ष ने सांप्रदायिकता और विकास के मुद्दों से हटकर अब राष्ट्र सुरक्षा और चीन के मुद्दे पर मोर्चा थाम लिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन के मसले पर पूरा सच नहीं बता रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन का मुद्दा संसद में उठाने नहीं दे रही। विपक्ष का आरोप है कि चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा बढ़ाता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय सैनिकों को पलटवार से रोका जा रहा है और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार की शह पर
भारत में चीन बेरोक टोक अपना व्यापार बढ़ाता जा रहा है। ऐसे देश को जो हमारे जवानों के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, जो हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, उसको हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दिए जा रहे हो, व्यापार की खुली छूट हिंदुस्तान में दे रहे हो। अब लद्दाख से बरहोटी, उससे चुमार, देवसांग, देमचौक, सिक्किम, डोकलाम, अभी आ गया तवांग। हम सबको इसमें जरूर गहन ध्यान देना पड़ेगा। विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 2017 में जिस जगह पर चीनी निर्माण के विरोध को रोकने के लिए भारत की फौज ने 73 दिनों तक डेरा डाल दिया था, वहां अब चीन पुल भी बना चुका है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि चीन के मसले पर संसद में खुली बहस होनी चाहिए। सरकार भी दावा कर रही है कि वो बहस के लिए तैयार है, लेकिन पिछले 3 दिन से संसद में यही हंगामा हो रहा है कि सरकार चीन पर चर्चा नहीं कर रही। आज तक ब्यूरो। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि सरकार चीन के मसले पर कुछ छिपाने का काम कर रही है। तो सिक्किम के पास किस तरह से चीन ने निर्माण किया है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं चीन ने किस तरह से मकान बना लिए हैं। और आपको बताते चले कि लगातार उसकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर मकान का निर्माण किया जाए और फिर उसको मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया जाए। ये तमाम वो इलाके देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेज वो हम आपको दिखा रहे हैं। लंगबारबप्पो गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर तेजी से बनाता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो तस्वीरों में कैप्चर हुआ है और बाकायदा अमेरिका की ओर से भी इस बारे में साफ साफ कहा गया है कि हां, सीमा को बदलने में लगातार जुटा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से वहां पर डेवलप कर रहा है चीन। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि भूटान में चीन का कब्जा किस तरह से, देखिए डोकलाम के पास चीन के निर्माण सितंबर 2020 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मौजूदा तस्वीर में अगर इसको हम तब्दील करेंगे, अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यहां पर जो निर्माण है वो और तेजी से आगे बढ़ गया है। अगली तस्वीर पर आ जाते हैं। नवंबर 2021 में ये इलाका आप देखेंगे, नवंबर 2021 में ये पूरा का पूरा हिस्सा खाली नजर आता है। लेकिन उसके बाद अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो यहां पर ये पूरा का पूरा मकान का निर्माण चीन की ओर से कर लिया गया है। पांगडा गांव है जहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जल्दी से इस तस्वीर को चेंज किया जाए। अब देखिए पुलिया मकान किस तरह से बनाता जा रहा है चीन, ये वो तस्वीर है। लेकिन इसको अगर बड़े हिस्से में हम देखेंगे, देखिए पहले बिफोर नवंबर 2021 में वहां पर खाली तस्वीर थी, लेकिन बाद में जब हम दिसंबर 2022 की तस्वीर देखते हैं तो किस तरह से मकान का निर्माण वहां पर होता हुआ। और नीचे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पुल भी दिख रहा है। तो किस तरह से बड़े साइज में पुल वहां पर बनाता हुआ चला जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें भूटान में चीन का विस्तार किस तरह से जारी है और अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाता हुआ विस्तारवादी चीन का ये जो ताजा इमेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जंगल को काट कर वहां पर देखिए नए निर्माण के लिए तैयारी तेजी से कर रहा है चीन और यही हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा भी है। इन्हीं तस्वीरों के सामने आ जाने के बाद आपको बताते चले विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या चीन के मसले पर जिस तरह की मौजूदा स्थिति बनी हुई है, क्या सरकार की ओर से चर्चा नहीं कराने की बात पर यह माना जाए कि सरकार की नियत ठीक नहीं, वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। वास्तविक स्थिति क्या है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी पर चर्चा करते हुए सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, मैं आपके पास आते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आज सीधा बयान दिया गया। उनकी ओर से कहा गया कि संसद में चर्चा कराने से क्यों डर रही है सरकार, सरकार की लाल आंखों पर चीनी चश्मा चढ़ गया है क्या, ये उनके आरोप हैं। राज्यवर्धन जी। पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन होता है वो सभी पार्टीज मिलकर डिसाइड करती हैं स्पीकर के साथ में। हमें भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को किसी भी विषय पे चर्चा करने से कोई भय नहीं है। चिंता का विषय यह होता है जब विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस जब चाइना पे ज्यादा विश्वास करता है और अपनी खुद की सेना पे कम, अपनी खुद की सरकार पे तो बिल्कुल भी नहीं। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो बड़ी चिंताजनक हो जाती है। ये एक भय का माहौल भी बनाने का हो सकता है, भ्रम का माहौल भी बनाने का हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है चाइना भी शामिल हो कि इस तरह का माहौल बनाया जाए। और आप अभी तस्वीरें दिखा रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की,
कि किस तरह से चाइना के क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और वो देखते हुए मुझे याद आ रहा था कि 2009 के अंदर जोरावर गढ़ जो था वो ध्वस्त करके डेमचौक के अंदर वहां पर चाइना ने अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई। और ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना डेवलप कर रहा है, आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर 3 गुना ज्यादा स्पीड से बनाया जा रहा है। बजट में बिल्कुल क्लियर है, 3 गुना ज्यादा बजट, सड़कों को चौड़ा करा जा रहा है, ऑल वेदर रोड्स बनाई जा रही है। वहां पर हमारा जो क्षेत्र है वो चाइना से अलग है। चाइना के पास प्लेटो है, हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बावजूद हम ऑल वेदर रोड्स बना रहे हैं, हम अपने टैंकों को वहां पे ले जा रहे हैं। पहली बार मोदी सरकार के अंदर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इनके तो रक्षा मंत्री ऑन रिकॉर्ड है कहने के लिए कि द बेस्ट, एंड AK एंटनी जी ने कहा बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर। हमारा भारत का बॉर्डर हम डेवलप नहीं करेंगे, नहीं तो कहीं चाइना उसका इस्तेमाल कर लेगा, ये इन्होंने रिकॉर्ड पे कहा हुआ है। तो जो हम बराबरी कर रहे हैं आज, और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना की सेना को तकलीफ हो रही है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि कांग्रेस को भी तकलीफ हो रही है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उससे कांग्रेस की भी पेट में दर्द हो रहा है। ये विश्वास तो करते ही नहीं है इन्होंने। तो ये तो वो है जिनके समय मुख्यमंत्री अरुणाचल को वीजा नहीं दिया जाता था चाइना का। ये वो है जब इनके प्रधानमंत्री जब अरुणाचल जा रहे थे तो चाइना ने धमकी दी कि अरुणाचल मत जाइए। तो ये कम से कम विपक्ष, एक भारतीय विपक्ष होने के नाते जरा बात करे तो फिर भी विश्वास होता है। इनकी जो करतूतें हैं वो सबके सामने है। 37,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो इन्होंने तोहफे में दिया। साहब, फिर संसद में चर्चा कराने से क्या दिक्कत है? बिल्कुल, आपके पास इतने आंकड़े हैं, वहां पर परिस्थिति क्या है? लगातार हिंदुस्तान की ओर से सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए बड़ा बजट भी है, आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर संसद में चर्चा से क्यों परहेज है सरकार? देखिए, अभी तक जो इनका अच्छी कोई परहेज नहीं है। आपकी अच्छा प्रश्न है, और मैं आपको बतलाऊं, इनका पास्ट आप रिकॉर्ड देखिए। ये कोई चर्चा नहीं करना चाहते, ये सड़क पे बातें करते हैं, ये टीवी पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सदन के अंदर इनके पास बात करने की कोई इनके तर्क ही नहीं होता। ये सीधे कुएं में आ जाते हैं, वेल में आ जाते हैं और सदन की कार्रवाई रोकने की कोशिश करते हैं। अपनी बात कहकर सरकार की बात सुनने की इनकी क्षमता ही नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, ये भ्रमित करने में, और ये चाइना के साथ मिले हुए लग रहे हैं जिस तरह से ये चाइना की बात करते हैं। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। चरण सिंह सापरा साहब, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता चीन के मुद्दे पर गंभीर नजर नहीं आते हैं, और चीन जिस भाषा का इस्तेमाल करता है कांग्रेस के नेताओं की भी वही भाषा है। यहां तक उनके आरोप हैं कि आप लोग चाइना के साथ मिले हुए हैं। जवाब दीजिए इस पर। चित्रा जी, अफसोस की बात मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टीवी पर तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर इनको सच्चाई बोलनी पड़ेगी, वहां पर ये चर्चा करने से परहेज करते हैं। अब बताइए कि विषय घुसपैठ का है, वो चाहे गलवान की घुसपैठ हो या तवांग की हो या कहीं और की हो, बहुत सीरियस मामला है, संवेदनशील मामला है। अब जब इस मामले पर भी सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, आप अभी खुद दिखा रही थी कि पिछले चंद वर्षों के अंदर किस तरह से चीन ने अपनी तरफ बॉर्डर पर गांव बना लिए हैं, पुल बना लिए हैं, वहां पर मिलिट्री का बेस जो है उसमें फैलाव हो गया है, वहां पर आर्मी के कैंप बन गए हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर के बेस बन गए हैं, तमाम सारी स्ट्रिप भी बनी है। ये मात्र कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये इन्हीं के जो मेंबर पार्लियामेंट तापिर गाओ, मैं नाम ले रहा हूं, तापिर गाओ जो वहीं के हैं, उन्होंने 1 साल पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन जबरदस्त विस्तारवाद में लगा हुआ है, इसको रोका जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने ही मेंबर पार्लियामेंट, अपने ही सांसद की भी सुनी नहीं। आज कांग्रेस पार्टी यही पूछती है कि अपने आप को आप कहते हो कि ये मजबूत सरकार है, तो ये मजबूत सरकार चीन के मामले में मजबूर क्यों नजर आ रही है? ये सरकार क्यों चर्चा से डर रही है? हाँ। क्या ये सरकार डरपोक है? सरकार की मजबूरी दिखाई दे रही है? आप ये चर्चा क्यों नहीं करना चाहते कि कहां से कितने अंदर आ गए हैं और क्यों अंदर आ गए हैं? नरेंद्र मोदी जी ने तो क्लीन चिट दे दिया था इनको पिछले साल, और ये कह दिया था कि कोई घुसा ही नहीं है। फिर हमारे गलवान में 20 जो जवान शहीद हुए वो क्यों हुए? चीन के हमने जो मारे वो हमारी भूमि पर ही मारे ना, चीन की भूमि पर मारे क्या? तो ये तमाम सारी बातों का जब इनको जवाब पार्लियामेंट में देना पड़ेगा, तब इनके लिए वो समय ठीक नहीं होगा, ऐसे इनको लगता है। इसीलिए
मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार डरती है और इसीलिए खड़गे साहब ने कहा है कि चीन के मामले में लाल आंखें दिखाने के लिए चीन का चश्मा पहने हुए ये सरकार है। अगर ये सरकार पार्लियामेंट में चर्चा करेगी तो इनका एक एक पर्दाफाश होगा कि किन किन कंपनियों को, चीन की कंपनियों को इन्होंने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। मैं आपको बता दूं, यूसी वेब मोबाइल कंपनी, जिस मोबाइल कंपनी को 2017 में बीजेपी ने कहा कि ये हमारा डेटा जो है लीक करती है, उस पर ऊपर इल्जाम लगाया, उसी कंपनी को 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव में इन्होंने चुनावी कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्यों दिया, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे दे। एक उदाहरण और देता हूं, और ये सारी चीजें तो सार्वजनिक है ना, मेरे पास भी चीनी कंपनियों की पूरी लिस्ट है कि कहां किस चीनी कंपनी का कितना निवेश है, कौन कौन से बड़े पदों पर चीन के लोग काबिज है, ये तो सार्वजनिक है। इसमें कुछ छिपा हुआ है क्या, चरण सिंह सापरा साहब? नहीं, फिर देखिए चित्रा जी, वो हमारा मैप बदल रहे हैं और हम उनके 39 या 59 ऐप बदल कर ही खुश हैं। ये बताए ना कि डॉन फैंग कंपनी जो है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्लैकलिस्ट किया, यूरोप ने ब्लैकलिस्ट किया, यूएस ने ब्लैकलिस्ट किया, उस कंपनी को जम्मू कश्मीर के डेटाबेस का या स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्यों दिया? बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिससे डेटा रिलेटेड है जी, वो बैन जो ब्लैकलिस्ट हुई कंपनी है, उसको ये देते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। और फिर ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ठीक है, इनका राष्ट्रवाद जो है वो फर्जी राष्ट्रवाद है। चीन के साथ में ये बिजनेस भी करना चाहते हैं और दोगलापन करके चीन के साथ में नूरा कुश्ती भी खेलना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर वो सदन में चर्चा करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये सवाल यहाँ पर पूछ लिया है। जवाब दीजिए राज्यवर्धन जी। जी, नूरा कुश्ती चल रही है आप लोगों की चीन के साथ। जी, क्या शानदार, मतलब ऐसे नहीं ऐसे प्रवक्ता बैठे हैं कि आंख में कैमरे के अंदर देखकर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो 37,000 किलोमीटर चाइना को दे चुके हैं, ये बोल रहे हैं हमने जिस ये ऐप की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसको हमने बैन कर दिया, हमने चाइना की कितनी सारी कंपनीज को बैन कर दिया है। ये बात कर रहे हैं कि इनको क्या पता कि घुसपैठ का ये मारधाड़ कहां हो रही है, हो सकता है ये चाइना के उसमें हो रही हो, इनको क्या पता सापरा जी को यहां पर बैठे हुए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की बात है, पहली बार सेना को यह विश्वास है कि हमारे साथ सरकार खड़ी हुई है, सेना के खुले हाथ हैं, जो करना चाहते हैं सेना को पूरी इजाजत है। जब इनकी सरकार थी ये तो सेना के अधिकारियों के ऊपर केस ठोक देते थे, जैसे ही कोई एक्शन लेती थी सेना के अधिकारी, वहां से भी सामना करना पड़ता था दुश्मनों का, और दिल्ली के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए थे, उनका सामना करना पड़ता था। ये क्या बात कर रहे हैं, कैमरे के अंदर देखकर झूठ बोल रहे हैं। इनकी हिम्मत ही कैसे होती है कांग्रेस वालों की ये सब झूठ बोलने की। इनके समय पे सरकार, इनके समय पे सेना बिल्कुल दबी हुई रहती थी। सेना पहली बार नाराज हो रहे हो, मैंने तो नाम के साथ लिया और खुली नाम बताए हैं। वो कह रहे हैं कि सेना को पहली बार खुली छूट मिली हुई है, चीनी कंपनियों को बैन भी किया गया है। चरण सिंह सापरा साहब वो कह रहे हैं चुन कर जवाब दिया जा रहा है। जितना डेवलपमेंट हो रहा है, और जितना डेवलपमेंट जो हो रहा है वो चाइना अपने बॉर्डर पे कर रही है, अपने बॉर्डर के अंदर कर रही है। हम अपने बॉर्डर के अंदर हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो हमारी सरहद में नहीं घुसे हैं। ये क्लियर कर देता हूं मैं सापरा जी आपको और आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी को। सापरा साहब जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है। और मैं नहीं, सेना ये क्लियर कर चुकी है। नहीं, इतने प्रतिष्ठित प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये बता दें कि गलवान में हमारे अगर 20 जवान शहीद हुए तो वो क्या हमारी भूमि पर ही शहीद हुए क्या? मतलब वो चीन की सेना हमारे यहां आई तो लड़ाई हुई होगी ना, या हमारी सेना ने वहां पर जाके चीन की जगह में जाकर के खदेड़ना चाहा? यही तो हम चर्चा करना चाहते पार्लियामेंट के अंदर की पड़ गई थी आपके समय, और आप क्यों डर रहे हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, अब ये बात सीधी होने दीजिए ना। मैं भी तो डेटा दे रहा हूँ। साहब आप कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, उस पर आप चर्चा कराना चाह रहे हैं, ये कब की बात आप कर रहे हैं? नहीं, ये गलवान में जो हुआ मैं उसकी चर्चा। और दूसरी बात बता दूं, ये क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर दोलेरा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के होते हुए 43,000 करोड़ के एमओयू जो है इन्होंने चीन की कंपनियों के साथ में किए हैं। आज जो चीन के साथ में ट्रेड हो रहा है, मैं आपको बताऊं, ट्रेड डेफिसिट जो चीन के साथ में हो रहा है वो 74 बिलियन डॉलर का हो रहा है।
और ट्रेड जो है 115.83 बिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का हो रहा है। जब आप चीन के साथ में ट्रेड भी कर रहे हैं, आप चीन के साथ में दोलेरा में एमओयू भी साइन कर रहे हैं 43,000 करोड़ के, बिजनेस तो बंद हो जाना चाहिए। आप चीन के सामने झुकोगे चरण ही सिंह ना, साबरा यही तो साहब नजर आप आ कह रहा रहे है। हैं कि जब चीन आप के साथ पार्लियामेंट हर में तरह चर्चा का करेंगे व्यापार तो आपको बंद ये कीजिए। तमाम सारी बातों का उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, व्यापार बंद हो जाए चीन के साथ, आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है। ये जितना भी मैं ये कह रहा हूं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक व्यापार बंद हो डिप्लोमेटिक जाए, सोच क्या रखनी हो, पड़ेगी, क्या हो? कूटनीति पर विचार करना पड़ेगा, कौन सा विचार आप कूटनीति पर बताइए आपको ना। चर्चा करनी पड़ेगी। हाँ, कौन सा विचार हो? कूटनीति पर सरकार पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? क्या ये उसके खौफ है जो मैंने बताए हैं? कौन सी कूटनीति पर, वही तो मैं सवाल पूछ रही हूं, कौन सी कूटनीति पर, क्या चेंज होना चाहिए, कहां पर सेनाएं बढ़ाई जानी चाहिए, किस पर? आप कह रहे हैं कि 2020 में जो शहादत हुई उस पर 2022 में हम चर्चा करना चाह रहे हैं दिसंबर में। कौन सी कूटनीति बदली जानी चाहिए? एक स्पष्टता तो हो कांग्रेस पार्टी की इस पूरे मामले पर। मैं ये कहता हूं कि आज की मौजूदा परिस्थिति पर यह सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? टीवी पर क्यों चर्चा करना चाह रही है? पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है, हाँ। वहीं पर चर्चा होगी ना, वहीं पर तय होगा ना कि क्या कूटनीति होगी, किस तरह से हम अपनी रणनीति बनाएंगे। तो ये सरकार रणनीति बनाने से डरती क्यों है? क्या रिश्ते हैं इनके चीन के साथ में? क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर इन्होंने चीन के प्रति रखा हुआ है? आसिम वक़ार साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी कहते हैं कि 2017 में जहां चीनी निर्माण के विरोध को रोकने के लिए भारतीय फौज ने 73 दिनों तक डेरा डाला था, वहां पर अब चीन पुल बना चुका है। भारत की सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? क्या पूरी तरह से व्यापार ठप कर दिया जाए? वहां पर सेना को फ्री हैंड दिया गया है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी सेना जोरदार तरीके से जवाब भी दे रही है। विपक्ष को क्या चाहिए सरकार से? आपकी आवाज म्यूट है सर, आप अपनी स्क्रीन को अनम्यूट करें प्लीज। बोलिए, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आसिम वक़ार साहब को जल्दी से आप उनकी आवाज को हम दुरुस्त कराते हैं। मानव जायसवाल जी, सरकार तो जो विपक्ष चाह रहा है, रक्षा मंत्री की ओर से जवाब भी दिया गया, चर्चा भी हो रही है, क्या है विपक्ष की मांग चीन के संदर्भ में? मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को नमन है, और हमारे जो फौजी हैं मैं शत शत नमन करता हूं, और उनके परिवार को खासकर। आज जिस तरीके से ये सरकार है, जो अंग्रेजों वाली अनुयायी टाइप की सरकार है, जो किसी की बात नहीं सुनना चाहती, आप चर्चा करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। इंटरनेशनल हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय विषय पे सरकार को जो भी मजबूती चाहिए, जिस तरह की भी मजबूती चाहिए, हम उसके लिए अग्रसर रहेंगे और परस्पर काम भी करेंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये क्या डिनायल में है? क्या इनको दिख नहीं रहा है? बहुत आसान है बोलना कि भाई चाइना अपने इलाके में काम कर रहा है, लेकिन हमारे फौजी लड़ क्यों रहे हैं? क्या हम किसी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं इंटरनेशनल पीस ट्रीटी का? क्या हम जबरदस्ती उनके गांव में जा रहे हैं, मारधार कर रहे हैं, या चाइना हमारे पास आ रहा है? बहुत आसान है बोलना कि ना कोई आया था, ना कोई गया था, ना कुछ हुआ था, लेकिन हमारे फौजी मारे जाते हैं। यह भी इस देश ने देखा है। हम पूछना चाहते हैं कि भैया 267 के अनुसार अगर हम कोई भी मांग करते हैं, छोटी छोटी चीजों की मांग भी अगर हम करते हैं, तो अब छोटी छोटी इसलिए है मैडम क्योंकि बीजेपी के लिए तो बड़ी चीज एक मिशन है कि उनको इलेक्शन लड़ना है। मैं सुनता हूं इनके प्रवक्ताओं को, इनके लिए देश में जो इलेक्शन है या देश जो है वो मिशन है, लेकिन विदाउट एनी विजन नहीं है। अच्छा, विजन कैसे होगा जब 80 रुपए डॉलर हो जाएगा? कैसे विजन होगा? आज अगर हम समझ लीजिए कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट नहीं रही होती, आज हम जिस तरीके से हमारे डॉलर्स मजबूत हुए होते, हमारे अपने में जो मेक इन इंडिया के ये जो गुहार लगाते हैं, बैंड बाजा बारात बनाते हैं, सच में मेक इन इंडिया का अगर ये प्रॉमिस सही तरीके से किए होते तो शायद हम लड़ सकते थे, हम कुछ दिनों तक इनको ढकेल सकते थे। कोरोना में जिस तरीके से चाइना की अर्थव्यवस्था, सुनिए मैडम, क्या हम चीन के साथ नहीं लड़ रहे हैं? चाइना की अर्थव्यवस्था मैडम कोरोना में चाइना की अर्थव्यवस्था चिरमरा गई। उनके अंदर में विरोध हो रहा है। तो उससे बेहतर स्थिति में है ना इंडिया कि नहीं है? नहीं मैडम, सुनिए, कैसे बेहतर, कौन से बेहतर स्थिति की बात करते हैं? नहीं, आप चाइना से तुलना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पूरी तरह से चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है,
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था क्या चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है? हाँ, 100% चरमराई हुई है। किस मिडिल इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं? कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है? कौन से मध्यवर्गीय? नहीं, अभी आपने एक बहुत बड़ी लाइन कही है मानव जायसवाल जी। आप कह रहे हैं कि हमारी सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया आपने, लेकिन हम लड़ नहीं पा रहे हैं वहां पर। तो क्या हम लड़ नहीं पा रहे हैं चीन से? नहीं, किससे लड़ नहीं पा रहे? मैंने कब बोला? हम तो अभी तुरंत नहीं, अभी तुरंत मैं क्या बोल रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग पीछे हट रहे हैं। बिकॉज हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से कोरोना काल और उसके बावजूद भी ये जीएसटी, जिस तरीके से इन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन किया, आज आप देखिए ना, जहाँ तो कोरोना काल के पहले बहस उस मुद्दे पर नहीं है ना मानव जायसवाल जी। एक सेकंड सर, सुनिए। नहीं, दरअसल आप लोगों की दिक्कत ये है, मेन मुद्दे पर आते हैं ना। अभी हम यहाँ पर जीएसटी और नोटबंदी पर बहस करने बैठे नहीं है। चीन जैसा मुद्दा है, चीन को लेकर तमाम तरह के सवाल है, उस पर हम लोग इधर उधर चले जाएंगे ना। अर्थव्यवस्था की चुनौती बड़ी है। ये तो राहुल गांधी और रघुराम राजन की जो बातचीत हुई आपस की, उसमें भी ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि अगले 2-3 साल कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं हिंदुस्तान के लिहाज से आर्थिक मोर्चे पर। वो तो समझ में आ रहा है। चीन पर डिबेट करते हैं ना। आसिम बकार जी, क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? सर कहाँ आप नोटबंदी, जीएसटी पर? ठीक है, हाँ, आज $115 बिलियन हो चुका है। आप ट्रेड पे करिए ना। 200 ऐप क्यों बंद कर रहे हैं? टिकटॉक बंद कर रहे हैं, बंद कर दिया जाए ट्रेड, बैन कर दिया जाए चीन को पूरी तरह से। नियंत्रण रखना चाहिए। टैक्स लगाइए ना चीन के ऊपर, आपको पता चल जाएगा। अरे टैक्स लगेगा तो कम से कम हमारे देश में और ठीक है। राज्यवर्धन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन आसिम बकार साहब, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट बना पाएंगे। डर रही है सरकार चीन पर चर्चा कराने से सदन के भीतर? देखिए, मैं इतनी देर से सबको सुन रहा था जी। सबसे खास पहले करके मैं आ रही हूँ राज्यवर्धन जी। एक बार आसिम बकार साहब की और कर्नल रोहित देव की बात हो जाए। आसिम बकार जी बोलिए। नहीं, राजवर्धन राठौर साहब को जो मैंने सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसके पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की यहाँ बात कर रहे हैं बैठकर। आपको शर्म नहीं आई? आप ये कह रहे हैं सर कि विपक्ष चीन से मिला हुआ है। यही बात भारत सरकार के मंत्री जी से और प्रधानमंत्री से लोकसभा में कहला दीजिए। आप क्या प्रॉब्लम है आपको? जो बातें आप यहां बोल रहे हैं वो अनऑफिशियल है। देश का विपक्ष कह रहा है कि देश की एकता और अखंडता और देश की सीमाएं और देश की सुरक्षा के लिए पूरा देश एकजुट है। नहीं, गृह मंत्री जी भी कह चुके हैं। देश की लोकसभा में जहां इतने सांसद हैं, आप भी वहां मौजूद हैं, चीन मुर्दाबाद कहने पर आप क्यों डर रहे हैं? चीन का कितना खौफ है आपको? भारत का पूरा विपक्ष सरकार के साथ तो फौज के साथ खड़ा है। हम चीन के विरोध में खड़े हैं सर। आप चीन पर बोलने पे तैयार नहीं है, चीन पर डिबेट कराने पे तैयार नहीं है। आप कहीं से सरकार की तरफ से ये बताने पे तैयार नहीं है कि ये जो तवांग में घटना घटी ये क्यों हो गई। 17,000 फीट तक वो चढ़कर ऊपर आ गए। आप बैठे रहे। ये तो सलाम है उन हमारे जाबाज और शानदार फौजियों का कि जिन्होंने मौके पर से उनको खदेड़ दिया। सरकार के एनएसए साहब क्या कर रहे हैं? कैसी सिक्योरिटी एडवाइस है सर? डैमचौक में और डेपसोंग में चीन ने कब्जा कर अपने मकान बना लिए, अपने घर बना लिए। 1000 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। अरुणाचल प्रदेश की किरण रिजिजू साहब वहां के हैं। कर्नल रोहित देव जी, ये जो मुद्दा आसिम बकार जी की ओर से उठाया गया है और ये जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं, ये चिंता का सबब क्या हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए? क्योंकि बॉर्डर एरिया में देखिए 14 देशों से चीन की सीमाएं लगती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो 3,500 किलोमीटर की भारत के साथ उसकी सीमा लगती है, सबसे ज्यादा उसकी नजर यहीं पर रहती है और कई इलाकों में उसने इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप किए हैं। इस पर आपकी टिप्पणी, ये भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब होना चाहिए मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए? चित्रा जी, मैं आपके व्याख्या से बिल्कुल सहमत हूं। ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि मैं स्वयं मानता हूं कि जो हमारी नीति रही है, कूटनीति, आर्थिक और मिलिट्री, तीनों का जो संयोग रूप से अगर आप करें एक बार यूज चाइना के प्रति, 1961 के में आपका ध्यान ले जाऊंगा जब नॉन अलाइंड मूवमेंट के तेवर में आके हमारे कुछ नेताओं ने काफी साजो सामान युद्धपोत का जो होता है वो इजिप्ट को दिया था और उसके बाद 1962 हुआ था। कभी ना भूलें कि तब से लेके अभी तक भारत इस होड़ में कभी आगे बढ़ा ही नहीं और कदम लिया ही नहीं, कुछ दशकों तक।
आज की बोलूं तो हम तकरीबन 3 दशक पीछे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में जो चीन तिब्बत में कर रहा है। मैं आपके सारे प्रवक्ता जो ये पॉलिटिकल जो लोग आते हैं टीवी पे और जो बातें करते हैं उनको बताना चाहता हूं, चीन तिब्बत के रास्ते एलएसी में आया है। वो चीन का अभिन्न अंग नहीं है तिब्बत। तो जब तक आपकी खुद की मानसिकता ठीक नहीं होगी और आप तिब्बत को समर्पण कर देंगे चीन के समक्ष, तो मेरे ख्याल से तो ये कूटनीतिक एक डिफीट होगी। दूसरा आपको बताऊं, जब से आप देखेंगे पिछले 2.5 दशक से, जब से उनकी किंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, क्या उस समय की सरकार जो अभी पक्ष या विपक्ष जहां भी बैठी होगी या बैठी नहीं है, खड़ी है और उनको बहुत मजा आता है खड़े होने के लिए देश के सैनिकों के साथ, आप कहां खड़े थे आज से 3 दशक पहले? ये जो चुनौतियां थी ये इससे ज्यादा थी। अभी सामने उभर के इसलिए आ रही हैं क्योंकि अभी एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप में बोला था डोकलाम के बाद कि आज से आने वाले 10 से 12 साल जो भी सरकार रहे देश में, अगर उन्होंने एलएसी के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया, चाहे वो समर्स हो चाहे विंटर्स हो, अगर उन्होंने अपनी फोर्सेस पाकिस्तान के थिएटर से एलएसी के थिएटर में समर्स में शिफ्ट नहीं की, भारत को काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मेरे को बहुत खुशी है कि जो भी सरकार है, मैं कोई व्यक्ति विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा, जो आज की सरकार है जी। और मैंने 2014 जुलाई जब मैं बारामूला में होता था, तब उस टाइम पर लेट श्री जेटली जी हमारे थे डिफेंस मिनिस्टर, जो आए थे, हमारे सामने एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ थे, सिख या सिखलाई यूनिट थी, सामने पाकिस्तानी बंकर था। तब से मुझे पता है कि किस तरह से ये बातचीत शुरू हुई है कि हाथ बंधे हुए हैं। किसी को शक ना हो, हाथ बंधे होने का मतलब ये नहीं है कि कोई फौजी आदमी के हाथ फिजिकली बांध देगा, बट जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो साजो सामान का सपोर्ट सिस्टम, जो स्टॉकिंग का सपोर्ट सिस्टम और जो खुली छूट मिलनी चाहिए एक एलसी पे या एलएसी पे कार्रवाई करने के लिए, मैं समझता हूं कि वो छूट मिली है। और तभी आपने गलवान के बाद, और ये जो लोग बोलते हैं सरकार किसी की नहीं सुनती, मैं तो एक बहुत तुच्छ प्राणी हूं, एक आम नागरिक हूं इस देश का। मेरे से भी कुछ पूछा गया था गलवान के बाद और मैंने 19 सलाह दी थी, और मैं आपके टीवी पे आज खुलासा करना चाहता हूं, 18.5 सजेशंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार सो रही है, कोई सेना सो रही है। और जब भी आप लोग एज पॉलिटिशियन सरकार की कोई तौहीन करना चाहते हैं, आप करिए, आप एक दूसरे के कपड़े फाड़िए, पार्लियामेंट में जाइए, अगर दम है तो स्टार क्वेश्चन लगाइए, स्टार क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। ऐसे फालतू बातें करने का और सेना की तौहीन करने का है फालतू बातें, क्योंकि जहां भी आप एक प्रश्न उठाते हैं कि सरकार तैयार नहीं है एलएसी पे कार्रवाई करने के लिए, सरकार जमीन छोड़ रही है, ऐसे जो व्याख्या है ये आपके मूल रूप से आपकी मानसिकता दर्शाती है, जो कि आप बोल रहे हैं कि भारत की सेना कोई जमीन छोड़ रही है। गलवान में भी हमने उधर घुस के मारा था, बिल्कुल, जो आपने 1 साल पहले का वीडियो अभी देखा है टीवी में 4 दिन पहले, वो भी हम उधर घुस के मार रहे हैं। बट वो मैं बोल सकता हूं, क्या एक सार्वजनिक तौर पे कोई सरकार जो कूटनीति का एक मार्ग जो इख्तियार किए हुए है, वो आपके पार्लियामेंट में या यूएन में खड़े होकर बोलेगी कौन पहले गया कौन बाद में गया? आप लोग समझते ही नहीं है कि कूटनीति का कैसे सम्मिलित रूप से मिलिट्री को फायदा मिलना चाहिए एंड वाइस वर्सा। आपकी इन बातों से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के जेहन में चीन को लेकर जिस तरह के सवाल चल रहे होंगे उसका जवाब भी मिल गया होगा। विपक्षी दलों के 3 चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जनरल नरवणे का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। गली के गुंडों से किस तरह से चीनी सैनिकों की उन्होंने तुलना की है, उनका यह बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। We hooligans, are we mafia, or are we a professional army? Is that the level that PLA has gone down to? Hooliganism and street fighting? Or are they a professional 21st century army? On one side, they try to show their technological prowess. On the other side, they're coming with barbed wire clubs. It is ridiculous. This is not only of 2020, they try to come every year. And every year they make 2-3 such attempts to come, and they're rebuffed every time. Okay. Of course, from their side also they must be having some pressure from their senior commanders. जल्दी से आसिम बकार साहब, आप हाथ उठा रहे थे, देखिए सेना के जो बड़े बड़े अधिकारियों और पूर्व सेनाध्यक्ष को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं गली के गुंडों की तरफ वो आते हैं लाठी डंडों में अपने कील लगाकर, लेकिन हमारी सेना माकूल जवाब देती है ऐसे लोगों को। और जो बातें यहाँ पर कर्नल रोहित देव की ओर से कही गई हैं कि सारी बातें संसद के भीतर चर्चा नहीं की जा सकती, ये बातें क्यों नहीं विपक्ष समझता है? ये सेना के एक अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है।
कर्नल रोहित देव साहब, देखिए बहुत से सेना के अधिकारी, हाँ, कुछ कर्नल रोहित देव जी से इनकी तरह सोचते हो, कुछ इनकी तरह नहीं सोचते। एक व्यक्ति की राय देश की राय नहीं हो सकती, पहले तो ये तय कर लीजिए कि अगर एक व्यक्ति ने कुछ कहा है तो पूरा देश वही कहेगा, नहीं, इम्पॉसिबल है। चीन को लेकर सारी प्लानिंग संसद में डिस्कस कर ली जाए कि चीन को लेकर क्या है हमारी तैयारी, हम किस तरह से जवाब दे रहे हैं। नहीं, कर्नल साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, हाँ, कि 2014 से पहले हाथ बंधे हुए थे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने एक समझौता किया था जिसमें ये चाइना से समझौता था कि अनआर्म्ड रहेंगे, आर्म लेकर नहीं जाएंगे। आपकी सरकार आई है, वो समझौता खत्म कर दीजिए। अभी भी उसी को रो रहे हैं आप कांग्रेस को। अभी राजवर्धन जी ने कहा कि 62 में ये हुआ, 61 में ये हुआ, 65 में ये हुआ, फला ये हुआ। सर, हमारी सेना उसमें पराक्रमी है। हाँ, हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है, लेकिन 62 में ना हमारे पास राफेल था, ना हमारे के पास बोफोर्स थी। राज्यवर्धन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से कर्नल रोहित देव जी, ठीक है, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं, आप उनकी बातों पर रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप पहले भी जो पुरानी सरकार की गलतियां थी उसको दोहराते थे, आज आप उनके पीछे छुप रहे हैं, ठीक है। ये देश की सीमाओं का सवाल है, कर्नल रोहित देव जी, सेना का सवाल है। ठीक है सर। मैं खाली एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। जो ये बोल रहे हैं कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं उनको रद्द किया जाए, ये ऐसे नहीं होता कूटनीति में। आप एक खुद एक पॉलिटिशियन हैं, मेरे को नहीं पता कि आप कितनी कमेटी में बैठते हैं, मैं काफी कमेटी को सलाह देता हूं। इस तरह की जो प्रतिक्रिया है कि आप रद्द कर दीजिए वन साइडेड, ऐसा होता नहीं है। नंबर 1 नहीं, दूसरा, रुकिए, नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ मैं आपको बोलता हूँ, नहीं, मैं आपको ऐसे कुछ बोलने वाला हूँ जो समझ जाएंगे। आसिम बकार साहब, आप सुन तो लीजिए। आप देखिए, किसी अधिकारी को इस तरह से बोला आसिम बकार साहब, देखिए आप पॉलिटिशियन आपस में लड़ते रहिए, लेकिन कम से कम सेना का कोई अधिकारी है, उसकी बात को गंभीरता से सुन लीजिए। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद राज्यवर्धन जी जवाब देंगे। जी, आपने खुद माना कि हाथ बंधे थे, और आप मेरी शायद व्याख्या से ये भी मानेंगे कि हम 3 दशक, रुकिए, आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। चिंगारी लगाना बहुत आसान है, रुकिए, आप रुकिए। पिछली सरकार भी मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर, रुकिए, दोनों सरकारों में आप ये कोई गुल्ली डंडा का मैच हो रहा है कि आप बोलेंगे डंडा उनके हाथ में आ गया है? क्या आपने, रुकिए, आप सुनते ही नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू? डिड आई इंटरवीन व्हेन यू वर टॉकिंग? आसिम बकार जी, अब जवाब सुन लीजिए। आसिम बकार जी की आवाज थोड़ा डाउन कीजिए जल्दी से सर, प्लीज। हाँ, मैं आपको लेमन टर्म समझाता हूं, ये कोई मिलिट्री व्याख्या नहीं है, कोई सरकारी व्याख्या नहीं है जी। आपको 10 सैनिक चाहिए थे चाइना को आंख दिखाने के लिए 1960 में, आपने 5 पैदा होने दिए खाली। अब आपको चाहिए 50 सैनिक, और आपकी सैनिक बल है 20, चाहे कोई भी मापदंड ले लीजिए। जो 30 का ये डेफिसिट है, क्या आप समझते हैं कि चिंगारी लगाने से और नारेबाजी करने से आपके लेवल पर हम सक्षम हो जाएंगे एज अ कंट्री विद मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो एक्रीशन ऑफ फोर्सेस टू कंटेस्ट विद चाइना एट 15 प्लेसेस टुमारो मॉर्निंग? मतलब किस तरह की आपकी सोच है? ये कोई आपका शाहीन बाग का मोर्चा नहीं है कि आपने लड़वा दिया, देश में लोगों को मरवा दिया। ये एक सार्वजनिक तौर पे 2 बड़े देश हैं, 2 डेवलपिंग पावर्स हैं, एशियन पावर्स हैं। कूटनीति आर्थिक स्तर पर और मिलिट्री तौर पे जो सरकार कर रही है उसको करने दीजिए। ठीक है सर। अपने स्टार क्वेश्चन पूछिए पार्लियामेंट में, अगर आप में क्षमता है और आप में अगर कोई विश्लेषण करने की कोई मानसिकता है, आप स्टार क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब उतना मिलेगा जितना सरकार दे सकती है। ठीक है सर। और ज्यादा शौक है तो जैसे गौरव सावंत गए हुए हैं उधर तवांग वैली में, आप भी जाइए, जाके देखिए किस तरह की स्थिति है। सर, राज्यवर्धन जी, राठौर जी, एक क्लोजिंग कमेंट अब आपसे। 4 घंटे का जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब मालूम पड़ेगा यकीनन विपरीत परिस्थितियों में सेना के हमारे जवान वहां पर रहते हैं। अब सेना के पूर्व अधिकारी राज्यवर्धन सिंह राठौर भी रहे हैं, लेकिन कब तक इतिहास का उदाहरण दे देकर राज्यवर्धन सिंह राठौर जी कमियों को छिपाती रहेगी सरकार? विपक्ष लगातार आपके ऊपर यह आरोप लगा रहा है। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन जो कर्नल रोहित बैठे हैं, उन्होंने रास्ता दिखाया कि एक स्टार क्वेश्चन डालिए और आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ये एक उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति उनको रास्ता बता रहा है। दूसरा, आप ये भी देख रहे हैं और आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि जो बहुत ही सेंसिटिव बात होती है देश की सुरक्षा को लेकर,
वो कितने साहब, मामूल उनकी नहीं। बात अब आप चित्रा जी सबको जरा बंद कर दीजिए ना, मैं बोलना बोलिए चाहता हूं सर, अभी थोड़ी देर के लिए। किस तरह से किस तरह से यहां पर इतने सेंसिटिव मामले को किस तरह से जैसे कोई गली का झगड़ा हो उस तरह से यहां पर डिस्कशन हो रहा है। ये जो अभी बात कर रहे थे आसिम साहब, मैं बतलाता हूं कि कैसे कांग्रेस की जो पार्टी है वो कैसे मिली हुई है। इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 और 7 में चीनी दूतावास से 1,35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ साहब? चीनी फाउंडेशन की तरफ से क्यों प्राप्त हुआ? उसके बाद इनको 2008 के अंदर 7 अगस्त 2008 के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शी जिनपिंग तीनों मिलकर चाइना के अंदर एक एमओयू साइन करते हैं। उस समय मैं खिलाड़ी था और ये लोग आए थे वहां पर, सोचा ये खिलाड़ियों से मिलने आए हैं, आज पता चलता ये खिलाड़ियों से मिलने नहीं आए थे। वहां पर चीन के साथ, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी का एमओयू, सरकार का एमओयू नहीं, कांग्रेस पार्टी का एमओयू हो रहा, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। क्या एमओयू? अपनी अलग खिचड़ी किस लिए पका रहे थे वहां पर? डोकलाम के अंदर जब विवाद हो रहा था तो पूरा देश एक साथ होने की जगह ये चीनी दूतावास के साथ रात को दीजिएगा, आप सारे उत्तर दीजिएगा, रात को चुपचाप गुपचुप वहां पे बातें हो रही। और यही नहीं, जाकिर नाइक की फाउंडेशन से भी इनको 50 लाख रुपए। जल्दी से जाकिर नाइक, आपकी बात रह जाएगी। सापरा साहब, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है, लेकिन यकीनन सरकार और विपक्ष चीन जैसे मुद्दे को लेकर तनातनी हिंदुस्तान के भीतर जारी है। लेकिन बात जब सीमा की हो और वहां की सुरक्षा को लेकर हो, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को भरोसे मिले, और ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि इतने संवेदनशील मसले को लेकर वो जिस तरह की बहस की मांग कर रहा है, क्या वो जायज है? जो सवाल सेना के एक पूर्व अधिकारी की ओर से आज दंगल में ही उठाया गया है।